तो तू जाएगा ही नहीं क्लास में, तो उसमें टीचर की है गलती। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। द टॉपिक यू कैन सी, क्लास टेंथ का 2023-24 का जो सैंपल पेपर बोर्ड ने इशू किया है, उसका कोड नंबर 180, अरे आवाज़ नहीं, कोड नंबर 184 वाला। हम सैंपल पेपर जितना हो सके ग्रामेटिकल पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो ओवरऑल इंग्लिश के पेपर की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, राइट। 20 मार्क्स तो स्कूल वाले भेजेंगे, जिसमें कितने जाते हैं वो आपके अपन। टोटल तो 100 का होगा, 20 मार्क्स तो स्कूल वाले ही सेंड करेंगे ना। आउट ऑफ 20 कितने जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका टीचर से कितना अच्छा व्यवहार है। अब जैसे ये भाई साहब तो गए नहीं अगस्त के बाद, तो इनको तो शक्ल ही याद नहीं होगी, तो इनके तो ऑब्वियसली 20 में से कम ही है। ठीक है, तो 80 में से 40-40 डिवीजन है बेसिकली, देखें तो 40 और 40, तो ये 40 तो पूरा लिटरेचर है, ये 40 तो पूरा लिटरेचर है। इस 40 को फिर डिवाइड किया है उन्होंने 20 + 10 + 10, राइट। 20 + 10 + 10, 20 + 10 + 10 कैसे, 20 तो है रीडिंग, 20 तो है रीडिंग, 10 है ग्रामर, 10 है ग्रामर, और जो बचा हुआ 10 है वो है राइटिंग। ठीक है, जितना मैंने स्टडी किया है यही है, रिसर्च जितना मैंने रिसर्च किया यही है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब देखिए, सबसे पहले जब अपने इंग्लिश का पेपर उठाते हैं, तो आपको सबसे पहले देखो, आप सेक्शन है देख पा रहे हो, रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग वाला 20 मार्क्स का सेक्शन है सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, ये रीडिंग वाला सेक्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है ना, एज ए जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहला आ रहा है, ठीक है शुरू कर देते हैं। अब क्या है, वो जमाने गए कि पैसेज रीडिंग बहुत ही इजी टास्क हुआ करता था किसी जमाने में, है ना। वंस देयर वाज ए क्रो वाले पैसेज आते थे, फिर पूछता था कि है ना, पेबल्स पेबल्स किसने डाले, क्रो ने डाले, पेबल्स क्रो को मिले नहीं मिले, इस तरीके के है ना क्वेश्चन, हाँ या ना के पूछता था, तो अब वो जमाने गए। अब आपको क्या करना है, पैसेज को ढंग से, पैसेज के अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, भाई ये सेंटेंस रखा रखा है मिल गया और छाप दिया, ठीक है ना। अब ऐसा आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, और प्लस जो आगे आने वाले एग्जाम्स है उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, तो वो लोग चाहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही वो उस चीज की तैयारी करें, क्योंकि बाद में बम फूटे, वो बम धीरे धीरे फूटता रहे, ताकि आप तैयार रहे कि ये डिफिकल्टी लेवल आगे हम फेस करने वाले हैं। अब जैसे आप सीबीएसई भी क्लास 10th में हो, तो आप इंग्लिश से तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि 11th 12th में इंग्लिश इज है कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, और चलो भाई आपने बोर्ड ही चेंज कर दी, सर मैं तो राजस्थान बोर्ड ले ली, इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी ले लिया मैंने, है ना, उसमें भी शायद इंग्लिश तो कंपलसरी है ना। हर बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी है, पर राजस्थान बोर्ड या दूसरे बोर्ड में इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल कम है। तो आपने बोर्ड चेंज कर ली, तो फिर आगे क्या करोगे, आगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, कहीं भी जाओगे, तो इंग्लिश तो आनी ही पड़ेगी, है ना, राइटिंग भी आनी पड़ेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी निकालनी पड़ेगी, तो बच ही नहीं सकते, तो इसको तो कड़वा घूंट समझ के पी लो कि ये तो पीना ही है। ओके, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, अगर हम रीडिंग से स्टार्ट कर देंगे तो वो स्ट्रेटेजी हमारी होगी बिल्कुल गलत, क्योंकि क्या होगा, जो पैसेज होगा ना वो हमेशा अनसीन होगा, क्या होगा, अनसीन, आज से पहले आपने देखा नहीं होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पैसेज होगा। तो जो अनसीन पैसेज है उसको पढ़ने में और समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, मान लो वो पैसे जाए जब हमने पहले एक बार एग्जाम्पल पेपर में देख लिया तो आएगा इतना ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता सैंपल पेपर का पैसेज नहीं, तो। कोई और सिंपल पेपर सीबीएसई का नहीं, और तेरे सिंपल पेपर नहीं। ठीक है, अगर वैसा भी हो गया तो भी मुझे बताओ, आपको कितने याद कर सकते हो आप। अगर आपने सैंपल पेपर का पैसेज देखा है और वो आ गया, इसका मतलब है आप बहुत सारे सैंपल पेपर पढ़ के गए हो, तभी मैच हुआ है, एक हाथ से तो मैच होने के चांसेस ही नहीं है ना। आप 100 सॉल्व करके गए हो तब जाके कोई एक पैसेज मिल जाएगा आपको, है ना, अलग 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 सैंपल पेपर्स। तो अगर आप इतने सॉल्व करके गए हो तो आपको कौन सा याद होगा कि इसमें एज इट इज ऐसे था, नहीं याद होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो अनसीन में ही मानो उसको भी आप, अनसीन पैसेज में जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, टाइम टाइम लगेगा, और साथ में फ्रस्ट्रेशन भी होगी, है ना। और पता चलेगा कि साहब 1.5 घंटा तो पैसेज पढ़ने में ही निकल गया, या 1 घंटा तो निकल गया। अब क्या हो जाएंगे, हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, अब अपन हाइपर हो जाएंगे, 2 घंटे बचे हैं, लिटरेचर पोर्शन भी करना है जो बुकिश लैंग्वेज है, ग्रामर भी करनी है, फिर कुछ होगा ही नहीं, हाथ पांव हक्के बक्के हो जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट द लिटरेचर पार्ट। सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करो बच्चे, हाँ। सीरीज वाइज मतलब,
मतलब ये रीडिंग से स्टार्ट कर दो, नहीं मैं बिल्कुल सजेस्ट, देखो अब अपने अपने वो हैं सजेशंस, मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अनसीन को पहले उठाओ, आप सीन को पहले उठाओ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। लिटरेचर पार्ट आप घर से पढ़ के गए क्वेश्चंस उसमें से ही आने हैं, उसी में से आने, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन टॉपिक नहीं बदल सकता। जो स्टोरी आपने पढ़ ली, जो पोएम आपने पढ़ ली, जो भी लिटरेचर पार्ट है, आना उसमें से ही है। ऑलवेज स्टार्ट विद दिस पार्ट। इसमें आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा ना उतना किसी में नहीं होगा। अब ग्रामर भी कितनी भी सॉल्व करके चलेगा, ग्रामर में भी अनसीन सेंटेंस मिलेगा, नाउन प्रोनाउन मॉडल के भरने वाला अनसीन, जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है। तो अनसीन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, भरने के बाद भी लगेगा कि हाँ यार शायद पता नहीं, गलत है सही है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम दोगे, वेस्ट करोगे। फिर आप क्या करो, पहले लिटरेचर में, तो लिटरेचर में आप जितना भी कर पा रहे हो, अपनी अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है, आप जितना भी स्कोर कर पा रहे हो। फिर रीडिंग लिटरेचर के बाद आप सेकंड पे आओ, ग्रामर पे या फिर राइटिंग पे, किसी पे भी जा सकते हो, ग्रामर पे चले जाओ या फिर राइटिंग पे चले जाओ। लास्ट में, सबसे लास्ट में आएंगे आप रीडिंग पे। पता है क्या होता है, एक चीज बताऊं आपको, आप पैराग्राफ को 10 मिनट तक भी पढ़ो, हाँ पैराग्राफ को आधे घंटे तक पढ़ो, उसमें भी उतना ही समझ आएगा, उसमें भी उतना ही समझ आएगा। क्योंकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पढ़ने से समझ थोड़ा ना आ जाएगा, वो तो आपको आता है, या तो आता है या नहीं आता है, दो ही बातें, या तो आपको उस वर्ड का मतलब आता है या नहीं आता है। तीसरा ऐसा तो नहीं कि बार बार पढ़ने से आ जाएगा कहीं से, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर आप पहले पढ़ोगे तो आप 20 मिनट लगाओगे, लेकिन लास्ट में तो जो बचेगा वही टाइम देना पड़ेगा ना। टाइम ही इतना बचा है कि उसमें ही करना है, तो आप 10 मिनट में भी पढ़ोगे उसको। तो उस जिस टाइम नहीं पैराग्राफ, बचा तो। टाइम ही नहीं बचा तो भैया थोड़ा जल्दी करो। टाइम ही नहीं बचा तो फिर तो छोड़ना ही है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप शुरू में पढ़ोगे तो आपको लगेगा अभी टाइम है, अभी टाइम है, आप 20 मिनट उसे एक पैसेज को पढ़ोगे, लेकिन लास्ट में ऑब्वियसली टाइम कम बचेगा, तो 5 मिनट भी बचेंगे तो आप उसी जो पैसेज को आप 20 मिनट में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे उसको आप 5 मिनट में खत्म कर दोगे। क्योंकि मरता क्या ना करता, मरते मरते तो सब करता है आदमी। तो आप 5 मिनट में भी वही पढ़ पाओगे, वही 3 4 क्वेश्चन टिक मार्क कर पाओगे जो आप 20 मिनट में करते। सो रीडिंग को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, अगर मेरा सजेशन मानो तो। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो तो अब आ जाओ, सबसे पहले अपन इसका ग्रामेटिकल पोर्शन देख रहे हैं और उसके बाद चलते हैं रीडिंग पे, है ना। तो दो पैसेज है हमारे पास 10 10 नंबर के, है ना, जो 20 मार्क्स का आपका रीडिंग पोर्शन है, आप देख पा रहे हो इस पेपर में, इसका अपन फर्स्ट पैसेज सॉल्व करेंगे, सेकंड भी अगर टाइम बचा तो देखेंगे। और उसके बाद सेकंड पोर्शन आता है हमारा ग्रामर। ग्रामर में हमारा 10 मार्क्स है, एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, ये सबसे सरल पोर्शन रहेगा अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो। अब पढ़ाई कुछ नहीं है तो फिर तो सब मुश्किल है ना। बाकी थोड़ी बहुत जो अपन ने टॉपिक सीखे हैं उनमें से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, काफी इजी ग्रामेटिकल पोर्शन था जितना मैंने देखा। रीडिंग वाला पोर्शन मेरे हिसाब से इस लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस पेपर के अकॉर्डिंग, इस लेवल पे मतलब क्लास 10th लेवल पे, वैसे ओवरऑल वो ठीक है। ठीक है, चलो आओ, आइए। fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। ये एक लेटर का पोर्शन है, डियर सर, एक लेटर में से एक पोर्शन काट दिया गया, डियर सर दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये कमिटी, कमिटी समझते हो, समिति, समिति ने एक लेटर दिया है कुछ रेकमेंड करने के लिए, कुछ सजेशन देने के लिए, उसके रेफरेंस में आपसे बात करी जा रही है। दैट डैश द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। इस करंट, इस जो साल चल रहा है उसमें सेफ रेसिडेंशियल अवार्ड एरिया का अवार्ड किसको मिलना चाहिए, उसके जो नॉमिनेशंस हैं उनको हाईलाइट करता हुआ ये लेटर है। इस लेटर में उसके हमने हाईलाइट करी अभी किस किस को वो नॉमिनेशंस मिलने चाहिए। तो अब मुझे बताओ हाईलाइट कौन करता है, ये लेटर, लेटर कौन है, सिंगुलर। लिंक, लेटर कैसा है, सिंगुलर। हमने सीखा था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन हम भर देते हैं तो उसका जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से वर्ब बढ़ती है। बोलो रखा रखा है टॉपिक है या नहीं है, बोल दो नहीं सीखा है, ठीक सीखा है। है ना। तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, और हाईलाइट की सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगी, हाईलाइट्स। टेंस एस, तो देखनी पड़ेगी। हाँ टेंस देखना पड़ेगा, लेकिन अब हाँ ठीक है टेंस देखना पड़ेगा मान। दिस इज विथ रेफरेंस, ये इस रेफरेंस, इस संदर्भ में बात करी जा रही है इस लेटर के बारे में। जो अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये देखोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये देखोगे, तो ये लेटर हाईलाइट करता था, उसके रेफरेंस में लेटर लिखा जा रहा है, या ये लेटर हाईलाइट करता है। खुद सोचो, मीनिंग वाइज सोचना पड़ेगा कि ये एक्शन जो होना है प्रेजेंट में ज्यादा सुटेबल है या पास्ट में ज्यादा सुटेबल है या फ्यूचर में ज्यादा सुटेबल है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करते थे, जो चीज कैजुअली हो रही है उसको हम जनरली सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, में स्कूल जाता हूँ, कैजुअल हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी है, जनरल एक्टिविटी हमारे नेचर का पार्ट है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही भरा जाएगा क्योंकि ये लेटर हाईलाइट करता है, ये लेटर का नेचर है, आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि इस लेटर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और इन्फॉर्मेशन देना, कैजुअल इन्फॉर्मेशन देना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। ओके,
ठीक है, चलें आगे। चलो आओ सेकंड, रीड द गिवन सेंटेंस। अब आप सेंटेंस पढ़िए किसी रेसिपी रिव्यू आर्टिकल। रेसिपी मतलब कोई भी डिश वगैरह डिश बनाते हैं वगैरह अपन, तो उसके आर्टिकल का ये एक सेंटेंस निकाल दिया गया। उसमें से एरर निकालो और फिर करेक्शन, इधर एरर निकालनी है, इधर करेक्शन बताना है। दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। ठीक है, ये जो डिलाइटफुल यानी कि खुश करने वाली रेसिपी है, डिलाइट देने वाली रेसिपी है, ये आपके हंगर पैंग्स को बे पे रखेगी। हंगर पैंग्स का मतलब होता है भूख। हंगर का मतलब होता है भूख, और पैंग्स का मतलब होता है कष्ट। तो भूख के कष्ट को, यानी आपकी भूख को बे पे रखेगी। बे पे रखना है ना, किनारे पे, बे ऑफ बंगाल होता है ना जैसे, किनारे पे, यानी कि आपकी भूख मिटा देगी। ठीक है ना, आपकी भूख के कष्ट को किनारे पे रखेगी, तो आपकी भूख मिट जाएगी। और साथ में आपको बैलेंस रूप में मसाले मिलेंगे इसमें, और ओरिएंटल फ्लेवर मिलेगा। ओरिएंटल मतलब आपका देशी स्वाद मिलेगा। ठीक है, देसी स्वाद आपको मिलेगा। तो मुझे बताओ, आप अगर अपना ऐड कर रहे हो अपने रेसिपी का, तो आप क्या कहोगे कि ये जो डिश है आपके साथ ऐसा करेगी या करनी चाहिए? करेगी। करेगी। आप कभी भी ऐड करोगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ करो, बोलोगे कि ये काम तो होगा। और मस्ट मॉडल हम कब लगाते थे? जब आप एम्फेटिक एडवाइस देते थे कि करनी चाहिए। आप रेसिपी को एडवाइस दे रहे हो कि रेसिपी तेरे को ये काम करना चाहिए, सो यहाँ पे मस्ट नहीं, शुड मॉडल भी एडवाइस है। अरे कोई मॉडल ही नहीं आएगा। जब भी आप कोई चीज कंफर्मेशन के साथ कहो कि ये काम होगा, तो हमेशा या तो विल मॉडल आता है या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। तो मस्ट मॉडल को आप किससे रिप्लेस करो? बिल। विल। विल क्या शो करता है? विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब किसी काम को करने का संकल्प, ये काम होगा ही। हाँ, एरर तो मस्ट है, एरर मस्ट है। और चलो यही कर देता हूँ, मस्ट को हटा के आपको क्या भरना है? विल। तो आपको देखो, जब एग्जाम में आएगा इक्वेशन, तो आपको इसी स्ट्रक्चर को लिखना है, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये फॉर्मेट बनाना है आपको, ऐसे टेबल बनानी है 2 बाई 2 की, और उसमें फिर आपको एरर भरना है यहाँ पे मस्ट, और यहाँ पे भरना है विल। डन। क्लियर? तो मॉडल रिलेटेड एरर थी। चलो अब अभिलाष एंड नेहा ने एक कॉन्वर्जेशन किया, एक वार्तालाप करी अबाउट द इनोग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी। ठीक है ना, नेहा की डांस एकेडमी के इनोग्रेशन के बारे में कुछ कॉन्वर्जेशन चल रही है। नेहा की ये डांस एकेडमी, अभिलाष उससे बात कर रहा है। तो रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बोलो। रिपोर्ट करने का मतलब इनडायरेक्ट। तो अभिलाष ने एक सवाल कहा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोल के बताओ। तो कहा, सवाल किसने पूछा? अभिलाष तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अभिलाष, नेहा। अभिलाष ने सवाल किया, तो आस्क्ड, नेहा। रिपोर्टिंग वर्ब। और किससे किया? नेहा नेहा। से, ऑब्जेक्ट आ गया नेहा। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने के लिए इफ या वेदर लगा सकते हैं। जनरली अपन क्या लगा देते हैं? इफ। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता तो वही कनेक्टर होता, इफ। अब मैं क्या करूंगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को किस में चेंज करूंगा? डिक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हर हाल में मुझे डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। चाहिए। तो इसको अंदर ले आऊंगा मैं बेस्ट फ्रेंड के बाद, योर बेस्ट फ्रेंड इज हेल्पिंग ऐसे कहूंगा। तो मैं इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं योर बेस्ट फ्रेंड को पढ़ूंगा। ओके। तो योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन नेहा के अकॉर्डिंग, नेहा शी। तो यू की थर्ड फॉर्म है यू योर, तो शी की थर्ड फॉर्म शी हर। तो योर फ्रेंड हो जाएगा हर फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड मतलब हर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अब आप इसको पढ़ोगे जो कि पास्ट में कन्वर्ट होके वॉस बन जाएगा, और उसके आगे सेम हेल्पिंग। अब अगेन यू आ गया, तो यू अगेन सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन नेहा के अकॉर्डिंग क्या? शी नहीं होगा बेटा, देखो हेल्प के बाद आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये यू सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। 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 ठीक है, उसके बाद इन, दिस को किस में बदल देते हैं अपन? दैट। वेंचर। वें वेंचर मतलब कोई भी नई फर्म, फर्म या कोई भी आपका नया बिजनेस। ओके। तो अभिलाष ने नेहा से पूछा कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी इस वेंचर में मदद कर रहा है क्या? जो डांस एकेडमी आपने खोली है, इस नए बिजनेस में, अब आपकी मदद कर रहा है। फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, कि क्वेश्चन मार्क लगा दें गलती हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। बोलो। सर ये यू और इसको भी तो इंटरचेंज करते हैं ना, उसको भी करते हैं। यू और जैसे अभी आता है, या इंटरचेंज भी करते हैं ना, जैसे कुछ आगे आ जाता है फिर। इंटरचेंज क्यों करेंगे? जैसे अभी यू है तो यू हाँ, को पहले आगे ले आएंगे, फिर इसको पीछे ले आएंगे, वो भी तो करते हैं ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आप नहीं थे क्या इनडायरेक्ट स्पीच वाले चैप्टर में? बिल्कुल भी एक याद हो ऐसा गया। कुछ भी नहीं करेंगे हम। वर्ब को अंदर लेके आएंगे। देखो इधर हम वर्ब को अंदर लेके आएंगे, तो इज हेल्पिंग आ गया।
अब हेल्प से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, हेल्प के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यू हेल्प के बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वर्ब के बाद आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म सोचनी होगी शी की, नेहा की नहीं, नेहा यानी शी। प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन चाहिए, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगी, इसलिए यहाँ पे शी नहीं आया। हाँ, अगर ये यू हेल्प से पहले होता तब फिर शी आता, फिर हर नहीं आता। ठीक है, क्लियर है। चलो चलें। तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो पक्का आएगा ही आएगा, और एक आध, एक से दो सेंटेंस मॉडल के आएंगे। रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटोर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम और उसकी एक मेंटोर है, मेंटोर मतलब उसको गाइड करने वाली, सारा, उसके बीच में समर इंटर्नशिप को लेकर, प्रोग्राम को लेकर कुछ वार्तालाप चल रहा है, उसके बारे में आप ये इसको पढ़ो और कुछ सवालों का जवाब दो। तो वार्तालाप क्या चल रहा है वो पढ़ो। सारा ने कहा, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बारे में क्यों सोचा, क्यों चूज किया। शबनम कहती है, आई एम कन्विंस दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस माई एबिलिटीज। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है ये, इसमें इतना पोटेंशियल, इतना इतना मतलब एबिलिटी है इस प्रोग्राम में, वो क्वालिटी है कि मेरी एबिलिटी को ये इनहेंस इनहेंस करना है, बढ़ा सकती है, मेरे जो अंदरूनी एबिलिटीज है उनको ये बढ़ा सकती है, इसलिए मैंने इसको, ये इस प्रोग्राम को चूज करने के बारे में सोचा है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबाउट डायलॉग। ठीक है, तो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है। सारा आस्क्ड शबनम, सारा ने शबनम से क्या पूछा, वाई डिड यू चूज, तो वाई कनेक्टर आ गया। तो वाई कनेक्टर आएगा तो आपको वाई, डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है। डिड अंदर जाएगा, पहले यू को पढ़ेंगे, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू ऑब्जेक्ट कौन है, शबनम, शबनम कौन है, शी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, हर नहीं है। शबनम शी ही होगा, शबनम ही कैस कहाँ होने लग गया, मैंने तो नहीं सुना। शबनम तो शी ही होगा, है ना, वो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये शी है। ओके, वाई शी। हाँ, बहुत छोटी सी बात है, अक्सर हो जाती है, और लैंग्वेज वाले पेपर में तो होती है। एक आध मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रामर ही चेंज कर देगा, एक आध अक्षर मिस प्रिंट हो जाता है, वो वाली बात है ना। शी टाइप नहीं हुआ, टाइप राइटर से एच एस रह गया ना। आप चेक कर लेना, किस हो सकता है कि दूसरे की तीसरी कॉपी में किसी में ये हो जाए। वाई शी, अब आ जाओ, वाई शी के बाद फिर डिड अंदर आ गया था। सर फिर तो इसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर एग्जाम में अगर ये ही आया तो फिर ही के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ये शी है, तो इसके हिसाब से इसमें शी ऑप्शन में होता तो आप क्या चूज करते हैं ना। ठीक है, आ जाओ। वाई शी। अब डिड और चूज मिलके क्या हुआ, चॉस। चौस। डिड और चूज मिलके क्या हो गया, चौस। चॉस, सेकंड फॉर्म हो गई। तो सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपोर्टिंग। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी चोसन, चूसन। चोसन टू पार्टिसिपेट एज इट इज इन। फिर उसके बाद तो आगे इन्होंने खुद नहीं पढ़ दिया, यहां से तो इन्होंने खुद नहीं पढ़ दिया, बस टू पार्टिसिपेट और भर दो, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। हाँ बोलो। सर आपने ये टिड को पीछे लाया, ये पीछे या इससे पहले। डिड हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे उसमें मैं इसको अंदर लेके आया सब्जेक्ट के बाद, इसमें मैं डिड को चूज के यू के बाद लेके आया, सब्जेक्ट के बाद लेके आएंगे, तो डिड और चूज मिलके चॉस हो गए। तो आपने वही करा था कि ऊपर लिया और टिड को पीछे लिया। मैं यू को आगे नहीं लाया, मैं डिड को अंदर लाया हूँ। अंदर लाया। सर अब हाँ। देखो डिड हम्म। और चूज, ये डिड पास्ट की फर्स्ट में, पास्ट और सिंपल हाँ। है ना। अब हाँ, पास्ट सिंपल किसमें होगा, फ्यूचर में। पास्ट प्रिंसिपल फ्यूचर में नहीं होगा। नहीं, पास्ट सिंपल होगा परफेक्ट में। हाँ, तो पास्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट ही तो है, हेड चूज। हेड चूजर, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, लगा के। बस आगे एज इट इज, टू पार्टिसिपेट लगा दिया, और इन दिस का इन दैट होना चाहिए, वो उन्होंने खुद ने करके दिया है, तो आपको नहीं सोचना। ठीक है, क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखो ये शी आएगा तो ऑब्वियसली आंसर होगा, लेकिन मान लो शी ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब ही तो नहीं कर सकते शबनम को, इतना ब्लंडर नहीं करेंगे हम। तो फिर आप ध्यान से देखोगे तो डी ऑप्शन इसका फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। डी क्या है, अब डी क्या है, थोड़ा सा इरेगुलर तरीके से वो पूछ रहा है, विथ हर चॉइस इन पार्टिसिपेटिंग। अब इसको फिट करो वहां पे, तो ये भी फिट हो रहा है। सारा ने शबनम से पूछा, किस बारे में पूछा, विथ हर चॉइस, उसके चॉइस के बारे में पूछा, किस बारे में चॉइस, विथ हर चॉइस ऑफ, क्या लिखा है, विथ हर चॉइस इन पार्टिसिपेटिंग, उसकी चॉइस इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की जो उसकी चॉइस है, इसके बारे में उसने उसके हिसाब से पूछा। तो इनडायरेक्ट तरीके से तो ये भी सही है, लेकिन अगर शी लिखा हुआ है तो फिर पहला ऑप्शन, पहली प्रायोरिटी यही लेगा। ये तो दिया है। हाँ, अभी इस पेपर के हिसाब से डी आएगा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली जब एग्जाम में आएगा तो आपको शी देगा। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, ग्रामर का छोड़ना उसको।
fill the blank by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मैनेजर को एक सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर क्या होता है समझते हो? पत्रावली इशू करी। जैसे सपोज करो आज कोई कंपनी है, उसको अपने अलग अलग मैनेजर्स हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, सबको एक मैसेज पहुंचाना है, तो सबको तो ना अलग अलग फोन करेगा, तो एक सर्कुलर इशू करके वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, वो सर्कुलर सारे पढ़ लें। ठीक है ना? तो सारे मैनेजर्स को उन्होंने क्या एक सर्कुलर भेजा। तो उसकी जो कंक्लूडिंग लाइन थी वो क्या हो सकती? कंक्लूडिंग मतलब अंतिम लाइन उस सर्कुलर की क्या हो सकती है? उसमें इस देन, दैट, देन और दिस में से आपको एक वर्ड पढ़ना है। एक कॉपी ऑफ द प्लान इज इंक्लोज्ड, जो भी प्लान बता रहा है इसकी कॉपी, इंक्लोज करने का मतलब होता है अटैच कर दी गई है, इसके साथ में क्लोजिंग कर दी गई है। और ये जो है ये कम्युनिकेट, ये जो है कम्युनिकेट हो जानी चाहिए सारे टीम लीडर्स को, यानी सारे मैनेजर्स को ये कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। मतलब सारे मैनेजर्स इसको पढ़ ले, कोई नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं मिली, है ना? सारे देख लो, ये मैंने अटैच कर दी है। तो जो कॉपी ऑफ द प्लान है उसके लिए आना चाहिए। अब कॉपी ऑफ द प्लान अभी अभी तो आप बता रहे हो ना, तो जो चीज पास होती है उसके लिए दिस, और जो चीज जिसका जिक्र दूर से बहुत पहले हो जाए या जो चीज दूरी में दूर हो उसको कहते हैं दैट। और देन तो वैसे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टाइम का तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं था, तो देन तो देखते ही गलत था। देन तो कैसे होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो दैट या दिस में से होता है, लेकिन कॉपी ऑफ द प्लान लिख तो रहा है यहाँ पे, तो बगल में ही तो है, तो क्या आएगा? दिस में बी कम्युनिकेटेड। सर मान लो यहाँ पे फिल करना होता तो फिर। देखो, दूर का मतलब ये नहीं होता कि जगह से ऐसे दूर, दूर का मतलब होता है उसके मीनिंग से आप कितना दूर चले गए। मैं आपको प्लान की कॉपी बता रहा हूं और ये आप बांट देना, तो ये आप बांट देना या वो आप बांट देना, ये आप बांट देना। दोनों सही। देखो, वो तो मैं तब कहूंगा जब मैंने डायरेक्टली नहीं बताया कि वो कौन। मैं डायरेक्टली, या तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये प्लान की कॉपी है, इसको आप बांट देना। और ऐसे भी कह सकते हो, स्पष्ट बताने में अपन दिस कहते हैं, और इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बताने में अपन दैट कहते हैं। तो आप स्पष्ट कहोगे कि ये वाली कॉपी आप बांट देना। ओके, ठीक है, चलें। तो दिस आ जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर, एरर ओमिशन आ गई, वापस से देखो। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये भी पढ़ लिया करो कि ये सेंटेंस किस रेफरेंस में लिखा हुआ है, ये हमेशा आपको इर्द गिर्द देगा। मैंने आपको हमेशा से सेंटेंस कराया तो मैंने क्या कहा? इर्द गिर्द की बातें पढ़नी पड़ेगी, पढ़ो। कमर्शियल कंपनीज कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कमर्शियल कंपनी है कोई, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यानी वो एड दे रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है। तो एडवर्टाइजमेंट का सेंटेंस कैसा होना चाहिए इसके बारे में सोचना है आपको, है ना? द कंपनी, हमारी कंपनी है ये कंपनी, एम्ड, एम्ड, एम्ड मतलब लक्ष्य, लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, लक्ष्य करती है, क्या करती है? इंक्रीजिंग ऑथोरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स जिस एरियाज में आमतौर पर विजिट करते हैं, उन एरियाज में अथॉरिटी बढ़ा रही है। अथॉरिटी बढ़ा रही है यानी हमारे कंपनी की सर्विसेज बढ़ा रही है। इस कंपनी का ध्येय यही है कि उन एरियाज में ज्यादा सर्विसेज अथॉरिटी दे दें हम, या उधर ज्यादा ऑफिसेस हम खोल दें जहां पर हमारे क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। तो आप एड कैसे दोगे? जैसे सपोज करो मैं साबुन का एड दे रहा हूं, तो मैं ऐसे कहूंगा, ये साबुन मेरे कपड़ों को बिल्कुल साफ कर देता था, या ऐसे कहूंगा करता है। तो एडवर्टाइज आप पास्ट में कैसे कर रहे हो कि एम करती थी, आज नहीं करती है, तो आज ही उस कंपनी के क्लाइंट्स भाग जाएं। कंपनी एम्स सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर फॉर्म में क्या आता है? एस एस आता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमेशा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पास्ट में कैसे हो सकती है ना? तो एम्ड, एम्स, एम्स आएगा, एस तरीका। चलें आगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फॉर एन एनालिटिकल रिपोर्ट। कोई रिपोर्ट है, उसकी लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, उसके उसमें एक सेंटेंस है, तो उसमें कौन सही है कौन गलत है। इन कंक्लूजन होता है हमेशा। आप प्रीपोजिशन की अभी भी अपनी शीट निकाल के देख सकते हो, उसमें मैंने एक डायरेक्ट टर्म आपको याद लिखवाई है। अब देखो वो बदलवा भी रहा है, इन कंक्लूजन को फोर कंक्लूजन करवा रहा है, तो इनकी जगह फोर आ जाए तो गलती है ना? ये फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की लिस्ट में अभी भी खोल के देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। अपने जो लास्ट में कुछ टर्म्स थी जो फिक्स अपने को याद रखनी है, द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इन कंक्लूजन, ठीक है ना, कैश इन ऑन, तो उसमें ये इन हाँ कंक्लूजन लिखा उनकी हो। जगह पे चुना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये तो सही है इन कंक्लूजन, अगर फोर कंक्लूजन होता तो गलत था, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो चूज नहीं करेंगे। दिस स्टडी एक्सप्लोर, ये स्टडी एक्सप्लोर करती है एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवर 8 ईयर। जो कम सोते हैं, जो यंगस्टर्स हैं आज के यूथ, उनका कम सोने का जो पैटर्न है, और जो ओवरवेट होने का जो उनका पैटर्न है, इसके बारे में ये स्टडी एक्सप्लोर करती है कि आजकल के यूथ क्या, एक तो कम सोते हैं और एक ओवरवेट हो रहे हैं। मतलब पुराने जमाने में आप अमिताभ बच्चन और उनकी जवानी की फोटो देखो, बिल्कुल ऐसे सूखड़े से, है ना? पर आजकल के यूथ ऐसे बिल्कुल सूखड़े से तो बहुत कम मिलते हैं। तो वो कम सोने की वजह से और ओवरवेट होने की वजह से ऐसा हो गया, तो इसके बारे में ये स्टडी क्या करता है? एक्सप्लोर करती है। ठीक है, तो देखो, हाँ आप क्या बता रहे हो एरर? उनकी जगह पे।
अमंग की जगह बिटवीन, वेरी गुड। देखो, अमंग यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, प्रीपोजिशन में पढ़ा है अपन ने, रूल, डायरेक्ट रूल है। और बिटवीन यूज होता है फॉर दो, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए मोर देन टू हो तो अमंग। तो यहाँ पे दो ही तो चीजें दे रहा है वो, दो ही तो चीजें दे रहा है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न, ओवर वेट यंगस्टर्स। इन दोनों का कनेक्शन बता रही है कि कैसे कम सोना ओवरवेट बढ़ा रहा है, कैसे कम सोना का कनेक्शन है ओवरवेट से, कैसे ये दोनों एसोसिएटेड है। तो अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया। 8, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंज्योर्ड बर्ड, एक घायल पक्षी को नर्स करने का जो एक्सपीरियंस, यानी उसको जो ट्रीटमेंट देने का या उसको जो भी फैसिलिटीज देनी थी उसको करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल, उसने, ग्रेटफुल होता है धन्यवाद करना, उसने मुझे एक धन्यवाद की फीलिंग दे दी। अब देखो ऑप्शन में सारे फील है, तो आपको करेक्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ, फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड। चलो बताओ क्या, ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग। अब हमने पार्टिसिपल्स पढ़े हैं, जब आप एक्शन खुद करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, जब एक्शन आप पर होगा तब पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो फेल्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये फील करने का काम आप खुद कर रहे हो या आप पर ये फील करने का काम हुआ जा रहा है। वैसे भी फील करना तो एक तरीके की इंटेंसिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, अकर्मक क्रिया है। तो ये तो किसी पे तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा एक्शन खुद किया ही जाएगा, तो फीलिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है। जब आप एक्शन करो तब आईएनजी लगाओ, पार्टिसिपल्स भरे थे हमने, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। और जब आप पर एक्शन हो तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बनो। ठीक है, जैसे हमने कहा था रिवॉल्विंग चेयर, तो चेयर खुद घूम रही है तो इसमें रिवॉल्विंग चेयर आता है, रिवॉल्व्ड चेयर नहीं आता। वो एक्शन चेयर कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो एक्शन कोई और कर रहा है और उसका प्रभाव चेयर पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए वेंडर एंड हिज कस्टमर। वेंडर मतलब क्या होता है, दुकानदार। कोई दुकानदार और उसके कस्टमर के बीच का एक डायलॉग है, कोई कन्वर्सेशन है, पढ़ो उसको। वेंडर कहता है इट इज नाइस टू सी यू सर, आपको देखकर अच्छा लगा। कस्टमर कहता है यस इंडीड, सच में। अनलाइक लास्ट मंथ, पिछले मंथ की भांति, आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, मैं कुछ समय के लिए अवे यानी दूर गया हुआ था, इस महीने में मैं दूर गया हुआ था। अनलाइक लास्ट मंथ, पिछले महीने के, अनलाइक, अनलाइक मतलब पिछले महीने में तो नहीं गया था, अनलाइक मतलब होता है उसका उल्टा करना। पिछले महीने के उल्टा देखें तो इस महीने में कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया, समझ गए। अब सुनो क्या कह रहा है, द वेंडर ग्रीटेड, सबसे पहले तो वेंडर ने क्या किया, इट इज नाइस टू सी यू सर, ये ग्रीटिंग हो गई, नाइस टू सी यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब ग्रीटिंग्स होती हैं। तो वेंडर ने ग्रीट किया कस्टमर को, रेस्पेक्ट से किया, सर बुला के किया। अब मेंशन किया, मेंशन भी क्या किया कि इट वाज, ही वाज प्लीज टू सी हिम, वो उसको देखकर खुश हुआ। इट वाज नाइस टू सी यू को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया इसने, ही वाज प्लीज टू सी हिम। ओके, अब ब्लैंक कहां पे भरना है, कस्टमर ने क्या आंसर किया उस पर ब्लैंक भरना है। कस्टमर ने आंसर दिया है इन द अफर्मेटिव, कस्टमर ने आंसर दिया अफर्मेटिव। अब हमने सीखे थे ये सेंटेंस, है ना, इन द आंसर्ड इन द नेगेटिव, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, सीखे थे ना, बोलो बोल दो, नहीं सीखे थे, सीखे थे। आंसर्ड, एकदम लास्ट टॉपिक था, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव होता है, या पॉजिटिव भी लिख सकते हो, जब आप उसका आंसर पॉजिटिव, जैसे वो जो कह रहा है उसमें आप सहमत हो, तब आप कहते हो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, आंसर्ड इन द पॉजिटिव। और जब हम कहें कि जो सामने से डायलॉग आया हम उसका विरोध करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, जस्ट अपोजिट, तो फिर क्या होता है, आंसर्ड इन द नेगेटिव होता है ना। जया, जया वाला सेंटेंस था, पार्टी देते हैं, हस्बैंड कहता है कि नहीं 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 देंगे, वो सेंटेंस किया था हमने, हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव लिखा था हमने उसमें। तो कस्टमर ने उसका जवाब उसी की सहमति से दिया कि हाँ आपने बहुत दिनों के बाद मुझे देखा है, मैं बाहर गया हुआ था। तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। और एक्सप्लेन क्या किया उसने, एक्सप्लेन ये किया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों था बाहर। तो क्या लिखूंगा, एक्सप्लेन दैट अनलाइक, इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाओ, लास्ट को क्या लिखते हैं, द प्रीवियस, अनलाइक द, जी बिल्कुल, आप एडवर्बियल लिस्ट खोलो, लास्ट को जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो द प्रीवियस लगे। अनलाइक द प्रीवियस मंथ, कॉमा, आई फर्स्ट पर्सन, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग या तो ही या शी, क्योंकि कस्टमर ही या शी है, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप ही भी भर सकते हैं, शी भी भर सकते हैं, ही ऑब्लिक शी। ये यहाँ से रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो रही है, ही ऑब्लिक शी। हाँ, हैव बीन किस में चेंज होगा, बोलो, हैड बीन, अवे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो ना,
फॉर क्वाइट सम टाइम, सेम टू सेम। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। दैट मंथ हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सर आप next क्योंकि यह इसका सेंटेंस अनलाइक से ही तो स्टार्ट हो रहा है, यस इंडीड। period की नहीं। अरे यस इंडीड का तो इधर कंफर्मेशन हो गया ना, द यस इंडीड, हाँ सच में, तो इसका मतलब है जो आप कह रहे हो मैं सहमत हूँ, जो आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं। तो कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, यस इंडीड का चेंजेस हो चुका है, द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अब यस जो कह रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो एक्सप्लेन्ड दैट, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है? ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है। किससे स्टार्ट करते हैं? आई हैव बीन से क्यों करेंगे बेटा, मुझे एक चीज बताओ। ये मैं इस महीने बाहर था, पिछले महीने के विपरीत। तो पिछले महीने के विपरीत अगर आप इस महीने बाहर थे तो आप बताओगे तो सही कि पिछले महीने में ये काम नहीं करता था, इस महीने कर, वो खुद कह रहा है तो आप उसकी बात को थोड़ा काट सकते हो। ठीक है। और आप इनका ये देखो ना, पंचुएशन मार्क यहाँ लग गया, पंचुएशन मार्क करीब करीब फुल स्टॉप का काम करता है, उसके बाद से नई चीज शुरू हो जाती है। तो पंचुएशन मार्क यहाँ लगा, यानी कि यहाँ से एक नए नई चीज शुरू, ये एक्सप्लेनेशन है सारा। और ये भाव है, ये हाव भाव है, ये एक्सप्लेनेशन है। हाव भाव था आंसर्ड इन द पॉजिटिव या आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और उसके बाद उसका हाव भाव। ठीक है। बैग उतारेगा तो थोड़ा सा ढंग से समझ आएगा, रिलैक्स होकर उतार उतार। अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव का तो पॉजिटिव भी देना पड़ता है ना। हाँ, अफर्मेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं। जब आप सहमत हो तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अगर आप सहमत नहीं हो, मना कर रहे हो, उसकी बात को अपोज कर रहे हो, डिनाय कर रहे हो, तब आप आंसर इन द नेगेटिव का सेंटेंस किया था हमने हमारे जब स्पीच वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है। 10th, fill in the blank by choosing the correct option to complete the live feed on a school news channel। स्कूल का कोई न्यूज चैनल है, ठीक है, उस पर एक लाइव फीड चल रही है, मतलब एक न्यूज आ रही है। लाइव फीड का मतलब होता है न्यूज आना, न्यूज आ रही है, उसको आप कंप्लीट करो। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज मेकर्स। अब स्टूडेंट्स को उन्होंने चेंज मेकर से संबोधित किया, परिवर्तन लाने वाले लोग, चेंज मेकर्स। ठीक है। द रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड। तो हमारे जो रीजनल कंपटीशन, हमारे रीजन के जो कंपटीशन अवार्ड है वो अनाउंस हो चुके हैं, और हमारे स्कूल म्यूजिक क्लब ने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो चार ऑप्शन होने चाहिए, चार ऑप्शन होने चाहिए। देखो, हैड बीन वॉन, हैड बीन के साथ कभी थर्ड फॉर्म लगती है, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। विल विन इसलिए नहीं आएगा कि जीतेगी, तो फिर आप कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की दे रहे हो? जब एक्शन ही अब होगा, है ना, एक्शन ही अब होगा, एक्शन ही अब होगा, एक्शन ही अब होगा, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की देने लग गए? तो ये नहीं हो सकता। वॉज विनिंग जीत रही थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आज क्यों दे रहे हो? जीत रही थी पर रह गई, हाँ। बिना सेंटेंस तो बन गया। हैज वन, हैज वन सबसे, इन सब में से सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? हैज वन। जीत, हैज वन कब लगाते हैं हम? जब कोई एक्शन परफेक्टली खत्म हो जाता है, परफेक्टली, उसका एक एक कतरा भी बाकी नहीं है उस एक्शन का, अरे पूरा। हो तो सकता है जीत रही थी लेकिन सामने वाली टीम ने हरा दिया। तो ऐसा लिखा होगा ना आगे। ये तो बड़ी है। हाँ तो पढ़ लिया ना सारा, पढ़ लिया हमने, तो पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा, हमने तो सारा पढ़ लिया फर्स्ट प्राइज तक, उसके बाद कुछ भी नहीं है। चश्मा पहन। ठीक है, टेंथ नहीं पहन के आया? अच्छा ये रहा ना, पहन ना फिर। ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, यहाँ पे अगर आप दूसरे सेंस देखें ना, तो हमने सीखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के अंदर कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो उस हिसाब से विंस भी आ जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये होता, वो ना होता, तो फिर विंस भी करेक्ट था। तो ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके। ठीक है। दोनों ही होते तो दोनों ही हो तो आप देखो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है या नहीं है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी, नहीं तो फिर ये एक सिंपल सा एक्शन है जो प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए। ठीक है। हो गया क्या ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म? देखो। हैं। 12 अच्छा, एक्शन इन्होंने कंप्लीट कंप्लीट द किया। लाइन फ्रॉम ए सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग। एक अपने आप को अवेयर करने वाला कोई गाना लिख दिया इन्होंने, उसके एक लाइन को भरना है। द रिवर रन्स थ्रू योर योर वेन्स। ये जो नदी है ये आपके नसों में बहती है, ऐसे कोई आपको मोटिवेट कर रहा है ना। ठीक है। द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम, कॉल मतलब बुलाना, ये ट्रीज और माउंटेन्स आपका नाम पुकार रहे हैं। द मून्स एंड स्टार्स वॉच ओवर, चंद्र चांद तारे आपको ऊपर से देख रहे हैं। यू आर गाइडिंग योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। आप अपना लक्ष्य, वे बैक होम का मतलब होता है अपना काम करके खत्म करके घर जा रहे हो। आप अपना रास्ता गाइड कर रहे हो ना, आप अपना काम खत्म करके घर जा रहे हो, टू ड्रीम द नाइट अवे, और घर जाके अच्छी सी एक रात बिताने के लिए, मतलब काम आपने कर लिया, अब आराम से रेस्ट करने आप जा रहे हो। तो मोटिवेशन है ये। तो ट्रीज एंड माउंटेन्स प्लूरल आ गया, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब कॉल्स होगी या कॉल होगी? कॉल।
और सर टेंस प्रेजेंट क्यों रखा, हर जगह ही प्रेजेंट है, चेक करो रंस, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही होगा ना, प्रेजेंट ही होगा। और प्रेजेंट होगा तो अगर ये ट्री माउंटेन होता तो मैं लिखता, लेकिन माउंटेन्स और साथ में ट्रीज भी प्लूरल हो गया, तो फिर मैं कॉल ना लिखे, कॉल्स ना लिखे क्या लिखूंगा, हाँ एंड आ गया, ट्रीज एंड माउंटेन्स प्लूरल हो गया ना। अगर ये ना होता केवल माउंटेन होता तो फिर कॉल्स लगा। ठीक है, 12th एंड द लास्ट वन, 12 ही है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई। तो क्वेश्चन तो 10 ही थे, 12 कैसे, मतलब 10। अच्छा दो, आपको कोई से भी 10 करने, ठीक है, वो हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन, वही एरर निकालने। नोट लिखा हुआ है कहीं पे, पैसेंजर्स की, ये भी पढ़ लिया करो, ये नोट कहाँ लिखा हुआ है, पैसेंजर्स की फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। पैसेंजर जब फ्लाइट में बैठता है तो उसको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी जाती है, इसको बैठे बैठे पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसेंजर्स विल नॉट, उसमें आगे भी लगी रहती है कई बार, क्या है वो बोलना, वो क्या एयर होस्टेस बोल बोल के थक जाती है, बार बार वही वो लाइन रिपीट करनी, तो वो भी समझ जाती है, सबको पता है, तो आगे रख देती है वो जो सीट के आगे होता है ना, उसमें से निकाल के देख लो, मैनुअल हमेशा रखी रहती है। सीट के ऊपर जो सामने वाली सीट है ना, उसमें बैग वो होता है ना रखने का, जैसे कार की सीट में भी होता है पीछे, तो उसमें रखी रहती है सारी चीजें, उसमें भी लिखा रहता है कि अब जब आपको पानी में उतारना पड़े तो ऑक्सीजन मास्क कैसे हटाना है, कैसे उतारना है, कैसे लगाना है, वो सारा मैनुअल उसमें लिखा रहता है। ठीक है, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट, पैसेंजर्स एयरपोर्ट लेट नहीं पहुंचेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड ए फाइन इक्वेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। अगर आप लेट पहुंचे तो आपको आपके बेसिक फेयर का 5% के बराबर इक्वेलेंट फाइन लगेगा। ठीक है ना, और अगर इससे बचना चाहते हो, इसको अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको एयरपोर्ट लेट नहीं पहुंचना है। ओके फाइन, बताओ क्या है, सोच के बताओ क्या आएगा। यस, देखो शुड नॉट, हाँ शुड भी बढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादा हाँ शुड नॉट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो मस्ट क्या होता है, एम्फेटिक एडवाइस होती है, करना ही है, और शुड क्या होता है, एक जनरल एडवाइस होती है। तो अगर आपको बचना है तो ये एडवाइस है, ये कर लो। मस्ट आप कब करोगे, जैसे कोई लीगल एडवाइस है जो लॉ ने निर्धारित कर दी, ये लॉ ने निर्धारित नहीं करी है, तो केवल आपके फाइन से बचने की एडवाइस है। ठीक है ना, तो हम विल नहीं लगाएंगे। विल कब होता है, जब ये काम होए होए, आप बताओगे भी होएगा ही है तो ये एक्शन होगा ही होगा, पैसेंजर लेट पहुंचेंगे ही नहीं, ये ऐसा कोई फिक्स है क्या, नहीं होगा ना। और विल एक चीज को और को शो करता था, आपको पता हो तो, इनएविटेबिलिटी सीखा था अपन ने, अटलता, कोई एक्शन अटल हो, जैसे इससे पिछले वाले में विल लगाना है क्योंकि वो अटल था, लेकिन ये अटल नहीं है, पैसेंजर्स को कितना भी समझा दो वो तो लेट फिर भी ही आएंगे। ठीक है ना, तो हम ये क्या लगा देंगे यहाँ पे, विल की जगह शुड। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं विल नॉट शुड नॉट, ये गलत है, आपके मार्क्स काट सकता है वो। भाई आपको करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड ही लिखना है, तो नॉट, विल नॉट की जगह शुड नॉट लगाने की जगह विल की जगह शुड लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो ऐसे भी नहीं करना है, आपको बस एग्जैक्ट वही वर्ड लिखना है जो गलत है उसको करेक्ट करके लिखना है, नॉट उधर सही है तो नॉट को इधर नहीं लेके आना है। ओके, तो डन ग्रामेटिकल पोर्शन सारा। ओके, नहीं एक रीडिंग वाला देख लो जितना कर सकते हैं। हाँ जी, क्या है, पेपर है, कितने बजे, 10:30 दूर है अभी, 10-15 मिनट है। अच्छा अब करेगा, साल, एक साल तो निकल गया। चलो रीडिंग स्किल्स में हमारा पैराग्राफ हमको दो मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फ्रॉम द अनसीन पैसेजेस, जिसमें से दोनों 10-10 नंबर के होंगे, और 10-10 क्वेश्चंस करीब करीब दोनों में होंगे, 10-11 ऑप्शन आ जाए तो पता नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एंड में इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्या सोचनी पड़ेगी, क्यों जगह क्यों सोचनी है ऐसा, सेक्शन डालो सीधा, सेक्शन ए शुरू ही बाद में करो, सेक्शन सी स्टार्ट कर पहले, लिटरेचर सेक्शन सी। ठीक है ना, उसके बाद सेक्शन बी पे आ जिसमें दो पार्ट हैं, कौन कौन से, राइटिंग और ग्रामर। ठीक है ना, और फिर आओ सेक्शन ए पे जिसमें रीडिंग। मैंने आपको ये कहा था कि एक क्वेश्चन हमने कर दिया, उसको रोक के उसका दूसरा पोर्शन कहीं नहीं करना, वो उधर ही खत्म करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 40वां करो ना, कौन मना कर रहा है। अरे सेक्शन भी मत डालो, आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आप 40वां लिखो, वो 40वां जिस भी सेक्शन में होगा अगला ढूंढता रहेगा। आपने क्वेश्चन नंबर करेक्ट मार्क किया ना, क्वेश्चन नंबर 40, तो आप चौथे के बाद 40वां भी कर सकते हो, 40वें के बाद वापस तीसरे पे भी आ सकते हो। ठीक है, आप खुद पे रहम खा लो, टीचर्स तो पहुंचो के जहाँ पहुंचना है, खुद पे रहम तब आएगा जब आप करेक्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करोगे, मैक्सिमम मार्क्स उससे स्कोर होंगे, टीचर्स पे बाद में खा लेना। ठीक है, टीचर्स पे गवर्नमेंट खूब रहम खा रही है, अच्छी खासी तनख्वाह देती है उनको, तो आप अपने आप पे रहम खाओ, अब आपको तनख्वाह लेने का समय आ गया है, करियर आपको अपना बनाना है। ओके, चलो इधर आओ, तो ये है हमारा पैसेज। अब पैसेज को उन्होंने 4-5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया हुआ है,
और कई बार टू द पॉइंट पैराग्राफ पूछा जाता है ना। पढ़ना शुरू करें। हमको सबसे पहले पैराग्राफ की 2-3 लाइनें पढ़ के ये पता करना होता है कि पैराग्राफ है किसके बारे में, और लिखने वाले के टॉपिक के ऊपर क्या विचार है, क्योंकि इस पे 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। क्या, एक तो पैराग्राफ किसके बारे में है, दूसरा जैसे मैंने कह दिया कि सर पैराग्राफ पर्यावरण के बारे में, तो अब पर्यावरण के प्रति लिखने वाले के, ऑथर के क्या भाव है, वो अच्छा लिख रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, या सजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको 2-3 लाइनें पढ़ के पहले से ही पता कर, मतलब आप 2-3 लाइनें पढ़ो या पूरा पढ़ो, आपको ये जरूर पता लगा लेना है पैराग्राफ पढ़ के। ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखो जो कठिन शब्द आएंगे, जो वो कैप पोर्शन होंगे, वो आप कितना भी कवर करो, 1 से 2 वर्ड फिर भी आउट अनसीन और नए मिलेंगे ही मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस आपने साल भर अगर प्रैक्टिस करी है, आपने साल भर रोज 10 शब्द याद किए हैं, कठिन शब्द, 2 नए शब्द आपने अपनी वोकैबलरी में घुसाए हैं, तब हो सकता है कि आपके पास सामने एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो, पर ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। करने वाले करते हैं, पर मुझे पता है यहाँ से तो कोई किसी ने नहीं किया, जबकि आपको ग्रामर की पहली क्लास में, आप अभी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको उसी टाइम सजेशन दिया गया था कि बुकलेट के पीछे ही लिखे हुए हैं कुछ कठिन शब्द तो जो जनरली यूज होते हैं, नहीं तो आप गूगल है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक दो दो पांच पांच शब्द डेली रिवाइज करने का रूटीन बना ले कि 5 शब्द मुझे रोज याद करने ही करने हैं, नींद नहीं आनी चाहिए उससे पहले, तो कर देते तो ये साल भर में सोचो कितने हो जाते है ना, हो जाते। चलो अब मरता क्या ना करता, यानी कि वो हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया कि पढ़ लेते तो पास हो जाते। अब तो डिस्ट्रॉय हो गई कंडीशन ही, डिस्ट्रॉयड कंडीशन में पास मतलब आजकल पास होने से पार नहीं पड़ती ना, आजकल तो मेरिट आनी चाहिए। चलो आओ, एज ए हाई स्कूल, अब सुनो बेटा, जो शब्द के मीनिंग मैं जानता हूं उसके मैं आपको बताता हूं, पर हो सकता है कि कोई एक आध वर्ड ऐसा भी आ जाता है कि जो कोई नहीं जानता, तो उस पर अपन सर्च करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। भाई मैथ्स नहीं है कि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ग्रामर है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कोई अंत कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट की हैसियत से, स्टडिंग पोएट्री कैन बी ए रोलर कोस्टर राइड। पोएट्री को पढ़ना, पोएट्री मतलब पोयम्स को पढ़ना क्या हो सकती है, रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। क्या होता है रोलर कोस्टर राइड, बताओ। तो पोएट्री पढ़ना रोलर कोस्टर राइड कैसे होगी, छोड़ो इसको अभी छोड़ो। पोएम जब अपन पढ़ते हैं ना, तब कभी तो अपन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हाँ हाँ समझ में आ रही है, फिर एकदम से क्या लगता है, अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल है, फिर एकदम से लगता है बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रही, ऐसा राइड होती है हमारे मन के अंदर। रोलर कोस्टर राइड में क्या होता है, जब अपन ऊपर से आ रहे हैं तो हाँ सही है सही है, फिर जब नीचे आते हैं तो कठिन अवस्था, फिर एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा कठिन अवस्था, तो हाँ घूम जाते हैं, फिर वापस रेस्ट पे आ जाते हैं, फिर मजा भी आने लग जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो रोलर कोस्टर राइड है पॉइंट पोएम्स को पढ़ना हाई स्कूल स्टूडेंट के दर्जे से। अब आप खुद एक पोएट हैं तब आपको वो सरल लग सकती है, लेकिन आप एक स्टूडेंट है तो आपको ये रोलर कोस्टर राइड की तरह लगेगा, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। चलो आओ, दिस जर्नी, और ये जो जर्नी है उसको पढ़ने की, इस पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड का मतलब होता है कि इसके इर्द गिर्द क्या चीजें घूमती है, कौन से मोमेंट्स घूमेंगे, प्रोफाउंड एप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेस एंड इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। क्या समझे, कोशिश करो। इस जर्नी में सिंपलर पीसेस एंड इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन, सिंपलर पीसेस मतलब कभी तो कोई पीस कोई टुकड़ा सरल लगेगा, और कभी कभार क्या लगेगा, इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन होगी विथ मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कभी कभी क्या लगेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आ जाएंगे तो इंटरमीडिएट, इतनी ज्यादा अंदर से क्या हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि मैं इसको पढ़ ही क्यों रहा हूँ, कहीं तो फिर पटक ही देते हैं, छोड़ रहे नहीं पढ़ना, होता है ना सर। हाँ वर्क्स, कॉम्प्लेक्स वर्क्स, तो वर्क्स मतलब उसने जो कारीगरी करी है, उसने पोयम में जो कारीगरी करी है, वो कारीगरी इतनी भयानक लगती है, कई बार कॉम्प्लेक्स यानी जटिल लगती है कि फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। तो कभी तो सिंपल लगती है चीजें, जैसे लिखा रह गया स्टार्स और मून तो सरल लग रही है, फिर आगे पता नहीं क्या डाल दिया उसने, स्टार्स और मून पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है। चलो आओ, लेट्स बी रियल हेयर, चलो वास्तविकता की बात करते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग, वास्तविकता की बात करते हैं। सम पोएम्स आर जस्ट प्लेन, कुछ पोएम्स तो बिल्कुल प्लेन होती हैं, confusing, just plain confusing, and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning। कुछ पोएम्स तो इतनी प्लेन कंफ्यूजिंग होती है, प्लेन कंफ्यूजिंग मतलब साफ साफ पता चल रहा है कंफ्यूज करेंगी, साफ साफ पता चल रहा है कि कंफ्यूजिंग करेगी, और उसको कितना भी री रीड कर दो, नो अमाउंट ऑफ री रीडिंग, कोई अमाउंट नहीं है कि कितनी बार उसको री रीड करें, आप कुछ भी डेसिफर नहीं कर पाओगे। डेसिफर यानी होता है उससे कुछ लेना, आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे।
है ना, इंटेंडेड मीनिंग, उसके अंदर का मीनिंग आप कभी भी निकाल ही नहीं पाओगे, भले 10 बार क्या 50 बार पढ़ लो, इतनी ज्यादा साफ साफ पता होता है, कंफ्यूजिंग है। चलें आगे। द पजलमेंट, अब ये जो अंदर पजलमेंट हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डीमोटिवेटिंग। इन इनका जो परिणाम स्वरूप जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो वैक्सिंग हो सकता है, वैक्सिंग मतलब तंग करने वाला हो सकता है, और डीमोटिवेट यानी आपको हतोत्साहित करने वाला हो सकता है ना। नेक्स्ट, इफ सॉल्विंग ए रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोकू इज अ बेटर ऑप्शन। अगर, हाँ, अगर अगर किसी पजल को सॉल्व करना ही इसमें कहा गया था, तो इससे अच्छा है कि हम सुडोकू ही खेल लेते हैं। मतलब सपोज करो आपने पोएम पढ़ना स्टार्ट किया, पोएम पढ़ने लगे, पोएम के अंदर पहेलियों पहेलियों में बात हो रही है, तो आप क्या कहोगे? अगर पहेली ही सुलझानी थी तो हटा सुडोकू ला। समझ गए भाई? वही बात है ना। सपोज करो अभी इसके अंदर मैं ऐसी को मैं जैसे कई बार क्रिकेट के एग्जांपल्स देता हूँ आपको, है ना। तो आपके मन में कई बार ऐसा होता होगा, सर क्रिकेट ही खिलानी है तो हटाओ क्लास, लगाओ मैदान में गिल्ले। ऐसे मन में एक बार ख्याल आते होंगे, समझ गए? तो वही ऐसे ख्याल इसमें आ रहे हैं कि अगर रिडल ही सॉल्व करनी है तो पोयम क्यों दे रहा है, साफ साफ कह देता है रिडल सॉल्व करनी है हम सुडोकू ही खेल लेते हैं। आगे, वन इज लेट टू पॉन्डर इफ ऑब्सक्योरिटी वॉज द गोल। हर आदमी ये सोचने लग जाता है, पॉन्डर मतलब विचार करने लग जाता है कि ऑब्सक्योरिटी गोल थी क्या। ऑब्सक्योरिटी मतलब क्या होता है? उलझन, कि हमको उलझाना ही आपका लक्ष्य था क्या। आदमी ऐसा सोचने लग जाता है कि ये पोएम देने का आपका लक्ष्य क्या, हमको उलझन में डालना ही था क्या, कैसे दे दी ऐसी पोएम। आगे बढ़े। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पोएम किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में नहीं है, पोएट्री पढ़ने के बारे में। कोई भी पढ़े, है ना। पोएट्री पढ़ने के बारे में है, और उसके विचार क्या हैं? उसके विचार ये है कि भैया पोएट्री जो पोएट्स होते हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया सरल शब्द लिखा करो, क्या रोलर कोस्टर राइड कर रहे हो, क्या हमारी स्टेसी कर रहे हो, है ना। ऐसे विचार हैं ऑथर के, है ना। पोएट्स के बारे में कि पोएट्स बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब वो पोएट्स को ज्यादा पसंद नहीं करता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, तो हर एक पैराग्राफ से एक मीनिंग निकालते हुए चलो। कन्वर्सली, उल्टा सोचें तो सम पीसेस रिसोनेट विद द रीडर सोल। कभी कभी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले के सोल को छू जाते हैं, मतलब उसकी अंतरात्मा को छू जाते हैं, ऐसे शब्द वो स्टार्ट कर देता है। स्टीरिंग फीलिंग्स ऑफ द वार्मथ, कभी कभार गर्माश महसूस होती है, रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं, कई बार कुछ चीज पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो गए, है ना। समझ गए? आगे बढ़ो। हैप्पीनेस, खुशी भी होती है। कनेक्शन टू द वर्ल्ड, और इस संसार से कनेक्शन भी स्टैब्लिश होता है किसी किसी पोएट्री में, हमको लगता है कि हाँ रियल बात की जा रही है, कई बार तुमको बात ही ऐसे लग रहा है कि दूसरे संसार की बात हो रही है, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ इसी संसार की बात हो रही है। ऑफन दीज compositions सेंटर ऑन थीम्स दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, और ऐसे compositions कब होते हैं? जब जब ऐसी थीम्स उसने उठाई हो जो कि यूनिवर्सली, हर यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमिक रूप से हर जगह उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर दिया जा सके। जैसे कि लव, नेचर, फेथ, ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं, लव, नेचर, फेथ, इनको हम यूनिवर्सली कहीं पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक आ जाते हैं तब हमको अच्छा लगता है, हैप्पीनेस होती है और कनेक्शन टू द वर्ल्ड लगता है। यानी सेकंड पैराग्राफ में वो थोड़ी बड़ाई कर रहा है कि कभी कभी तो वो रहम खा लेता है, ऐसे टॉपिक ले लेता है, तो हमको समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। बीइंग एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, एक्चुअली पोएट क्या कहना चाहता है इसको समझना किसकी तरह है? कैन फील लाइक ए लिटिल विक्ट्री, उसकी बात को हम समझ गए तो हमको एक छोटी सी जीत महसूस होती है कि हाँ क्रैक कर ली मैंने, तू क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, छोटी सी मन में क्या होती है, विक्ट्री लगती है। एंड इज ए वेलकम रिलीफ आफ्टर ग्रैपलिंग विथ मोर परप्लेक्सिंग पोएट्री, आगे आने वाली जो और ज्यादा परेशान करने वाली पोएट्री है उससे पहले ये वेलकम रिलीफ की तरह लगता है। समझ गए? जैसे मैं पोएट्री पढ़ने लगा, मेरे को शुरू में लगा कंफ्यूजिंग है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हाँ समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो वो समझ में आ रही है ना, वो अंदर से क्या लगता है, एक वेलकम रिलीफ लगता है ना। किसका वेलकम रिलीफ? आने वाले खतरे, कहते हैं ना खतरे से पहले की शांति है, तो ये खतरे से पहले की शांति जैसा फील होता है हमको, अंदर से पता होता है कि अभी अच्छी लग रही है, आगे अब बुरी होने वाली है। आप कभी भी पोएम पढ़ के लगना, अगर आपको एक लाइन में भी लगेगा ना कि हाँ यार अब समझ में आ रही है, तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि अब आगे मुश्किल होगी, है ना। ऐसे आपको अंदर से वेलकम रिलीफ लगेगा। आ जाओ। देन देयर आर द पोएम्स, फिर ऐसी पोएम्स भी होती हैं जो कि इमोशनली चार्ज होती हैं, जिसको वो इमोशन से बनाता है, मतलब इमोशनली इमोशनल टॉपिक डाल देता है उसके अंदर। इधर ध्यान दीजिए ना। द वंस दैट मेक द रीडर the ones that make the reader curl up in a ball and cry or jump up and down with joy, ऐसी पोएम्स भी होती है जो रीडर को एक बॉल एक उसके अंदर कर्ल अप इन ए बॉल एंड क्राई। देखो एक बॉल है सपोज करो, उस बॉल के अंदर आप जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं, वो प्लास्टिक की बॉल होती है उसके अंदर चल जाते हैं, इधर कूद रहे हैं इधर कूद रहे हैं,
तो कई बार हमको इतनी खुशी होती है कि हम भी ऐसे ही उछलने लग जाते हैं, अप डाउन जंप करने लग जाते हैं, हमको लगता है हम एक बॉल के अंदर हैं और बस कुछ हमसे हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बस कूदते रहो मस्ती करते रहो। तो कई बार इतनी खुशी भी हो जाती है किसी चीज को पढ़ने से, मजा आ जाता है, मतलब, है ना। ठीक है, आगे। नॉट ओनली डस रीडिंग पोएट्री अलाउस वन टू अप्रिशिएट द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द रिटन वर्ड, ये यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, बट ऑल्सो इनेबल्स वन टू डेवलप क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंग्स। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं ना अपन, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है कि ये तो है, साथ में ये भी है। भाई ये तो है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट, ये तो होता ही होता है, साथ में वो भी होता है। ठीक है, तो नॉट ओनली डज रीडिंग पोएट्री, पोएट्री को रीड करने से ये काम तो होता ही है, क्या काम होता है, एक आदमी अप्रिशिएट होता है आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द रिटन वर्ड, लिखे हुए शब्दों के अंदर क्या कलाकारी उसने बनाई है लिखने वाले ने, उसकी ब्यूटी से को तो वो अप्रिशिएट करता ही है, पर साथ में एक और चीज होती है उसके साथ, उस वो क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग, वो बहुत गहन सोच विचार करने पर भी अपने आप को डेवलप करना सीख जाता है। भाई अगर आप मुश्किल चीज पढ़ेंगे ही नहीं तो अपना माइंड कैसे विकसित करेंगे, तो उस चीज को भी, क्रूशियल थिंकिंग को भी और एनालिटिकल स्किल्स को भी, वो एनालिटिकल है ना विश्लेषण करना, अपने अंदर विश्लेषण करने की स्किल्स जो होती है उसको भी वो डेवलप करना सीख जाता है। तो दो दो फायदे हैं उसको, एक तो शब्दों की सुंदरता को समझना, दूसरा खुद की स्किल्स बढ़ाना। आगे बढ़ो। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग ए पोयम्स मीनिंग, वो एक पोयम के अर्थ को अनलॉक करने का जो प्रोसेस है वो कैसा फीलिंग देगा आपको, क्रैकिंग ए कोड और सॉल्विंग ए पजल, किसी कोड को क्रैक करने जैसा। एक पोयम आई, उसके अंदर के मीनिंग को आपने अनलॉक कर दिया ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, एक कोड, एक कोई पासवर्ड आपने अनलॉक कर दिया है, कोई कोड होता है ना जैसे कोई तिजोरी खोलनी होती है, उसको अनलॉक करने जैसी फीलिंग आएगी, या फिर पजल को सॉल्व करने जैसी फीलिंग आएगी। बट द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मास्टरिंग अ चैलेंजिंग पीस कैन बी डीपली ग्रेटिफाइंग। लेकिन कोई मास्टर पीस बना दिया किसी पोएट ने, मास्टर पीस मतलब बहुत ही खतरनाक पोएम बना दी, ठीक है ना, उसको अगर आपने अकम्प्लिश कर दिया, पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब उसके अंदर का मीनिंग निकाल गए, तो वो डीपली ग्रेटिफाइंग होगा आपके लिए। डीपली यानी अंदर से आपको खुश करेगा, ग्रेटिफाइंग यानी खुश करना, डीपली यानी अंदर से आपको खुश करेगा। अगर आपने एक मास्टरपीस पोएट्री को पे कमांड हासिल कर लिए, पढ़ लिया और उसको संग से समझ लिया, तो द पैसेज इज ऑल अबाउट रीडिंग पोएट्री। ये तो बात समझ में आ गई है 4 पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है। फाइनली, impressing an English teacher with a well analyzed poem can be a source of pride and validation। एक और बात कह रहा है वो, कि अगर आप पोएट्री पढ़ना सीख गए ना, तो आप एक अंग्रेजी के टीचर को इंप्रेस कर सकते हैं, और वो आपके लिए प्राइड का कारण बन सकता है, और वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब आपको वैलिडेट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई साहब आप अंग्रेज हो, इसका आपके लिए प्राइड और वैलिडेशन का कारण आपके लिए बन सकता है। ओके, नेक्स्ट। तो पोएट्री पढ़ना सीख लो अगर इंग्लिश टीचर को आपको इंप्रेस करना है तो, और याद रहे मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं। ओवरऑल, स्टडिंग पोएट्री इज लाइक ए बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट्स, ये बड़ी मस्त बात कही है इसने। पोयम को पढ़ना मिक्स चॉकलेट्स के, एक जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें मिक्स चॉकलेट्स पड़ी रहती है, संतरे वाली, ये स्ट्रॉबेरी वाली, ये वाली फ्लेवर, ये आम पापड़ वाली, है ना, ये अलग अलग फ्लेवर की मिक्स चॉकलेट्स का बॉक्स लगा रहता है। वैसा ही है कुछ पोएट्री, पोएट्री भी कुछ वैसा ही है। यू नेवर नो, आप नहीं जानोगे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, क्या मिलने वाला है कुछ नहीं पता, आपने तो पिक कर लिया, पता नहीं है कैसी निकलेगी, फिर आप क्या करते हो उठा के, अब वो वाले भी देखे, वो वाले भी टेस्ट करा, वो कैसी निकलेगी। तो मिक्स चॉकलेट्स के बॉक्स की तरह है, आपको नहीं पता कि आपको कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, इमोशनल मिलने वाला है, सिंपल मिलने वाला है, या डाउन राइट वियर्ड। डाउन राइट वियर्ड मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, अजीब है। वियर्ड मतलब होता है अजीब, है ना, क्या। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल भी हो सकती है वो, है ना। इमोशनल यानी कि आपके लिए संवेदनशील भी हो सकती है, सिंपल बिल्कुल इजी हो सकती है, और जस्ट डाउन राइट वियर्ड बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे तो बड़ी अजीब है, ऐसी पोएम भी हो सकती है वो। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लेकिन इस अनुभव से हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन फाइनली आपको, अभी जैसे ये जो अपन ने पैसेज पढ़ा, इस पैसेज के एंड में भी आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो मिला, नहीं लग रहा है क्या बताओ। तो आपको जब आप शुरू करते हो तब आपको लगता है कि यार बड़ा बोरिंग, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन अगर आप एक बार हिम्मत रख के, संयम रख के कंप्लीट कर देते हो पूरा उस पैसेज को, तो आपको एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ ना कुछ गेन होने की अनुभूति होती है। सो लेट्स अपलोड ऑल द पोएट्स आउट देयर, चलो सारे पोएट्स जितने भी हैं सबको अपलोड करते हैं, शाबाशी देते हैं, शाबाशी देते हैं, अपलोड, अपलोड करना नहीं समझते, ह्यूज राउंड ऑफ अपलोज कहते हैं ना, शाबाशी दो। फॉर मेकिंग अस लाफ, तो एप्लोज से अपलोड वर्ब बन गई ना, एप्लोज नाउन, एप्लोज से अपलोड वर्ब बन गई, ठीक है।
फॉर मेकिंग अस क्राई, मेकिंग अस लाफ क्राई। सारे पोएट्स को शाबाशी देते हैं कि वो हमको हंसाते हैं, बुलाते हैं। रुलाते हैं, स्क्रैच आवर हेड्स, माथा पीटने पे मजबूर करते हैं, क्या लिखा है ना। ओकेशनली फील लाइक ए जीनियस, और कभी कभी तो हमको ऐसी फीलिंग देते हैं कि हम जीनियस हैं, क्योंकि हम जब उसका कोड क्रैक कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमें तो जीनियस बन गया। समझ गए। अब जब आप ये पूरा पैसे ढंग से पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं कि सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है। तो एक चुनौती तो है पैसेज को ढंग से पढ़ना, फिर अब क्वेश्चंस करना। आइए। अच्छा, कई टीचर्स कहते हैं कि पैसेज को पहले पढ़ना चाहिए, कई कहते हैं कि पहले सवाल पहले पढ़ने पैसेज चाहिए, पढ़ने चाहिए। पहले सवाल पढ़ने चाहिए, पहले करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, आप अपनी अप्रोच पहचानो। ठीक है। आप खुद अपनी अप्रोच पहचानो। देखो मेरी अप्रोच तो ये है, भले मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं पर पहले पैसेज पढ़ूंगा, मेरी अप्रोच है ये। भले मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ूं, जितना भी पढ़ा मैं 15 मिनट में, मैं भले 2 मिनट में पढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले पैसेज ही पढ़ूंगा, पहले मैं मीनिंग देखूंगा, ये मेरी अप्रोच है। आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी। तो किसी के बहकावे में बताना भाई यही होता है। ओके। चलो आओ। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री। पोएट्री पढ़ने के बारे में ऑथर का जो एटीट्यूड है, लिखने वाले का जो एटीट्यूड है, वो कैसा है। पहला, फाइंड्स पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस एंडेवर। वो कहता है कि पोएट्री पढ़ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग है और कोई मतलब ही नहीं है उसको पढ़ने से, पढ़ना ही नहीं। ऐसा तो उसने नहीं कहा भाई, बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कभी कभी तो मजा भी आता है, कभी कभी तो मजा आता है। ये क्या हुआ। लटक गया, टूट गया ऊपर से। टूटा हो तो पहले ही था। ये तो केवल माइक के लिए काम आता है, इसके स्पीकर तो पता नहीं चलते भी नहीं चलते। आओ। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल देखने से ही बिल्कुल सीधा ही उसने हेट कर दिया, ये तो हम चूज करेंगे भी नहीं। आगे। बिलीव्स, ऑथर ऐसा मानता है कि इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडिंग पोएट्री इज नॉट वर्थ द एफर्ट। कि हमने जो प्रयास लगाया है उसका फल हमको उतना, उसका वर्थ हमको उतना नहीं मिलता है जितना हम एक रोलर कोस्टर राइड की तरह उसको पागलों की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन हमको उतना फायदा नहीं मिलता है। पर ऐसा भी नहीं है कि उतना फायदा नहीं मिलता है, लास्ट में उसने क्या कहा कि आपको मजा तो आएगा, तो ये भी हम क्लिक नहीं करेंगे। रिकॉग्नाइजेस द चैलेंजेस, ऑथर ने ये पहचाना क्या चैलेंज है पोएट्री पढ़ने के, बट ऑल्सो एक्नोलेज द रिवार्ड्स इट ऑफर्स। लेकिन लास्ट में उसको पढ़ने के बाद क्या रिवॉर्ड मिलता है उसको भी ऑथर ने एक्नोलेज किया। दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन। पहले तो उसने चैलेंज बताया, बाद में क्या कहा कि इस जर्नी को आप पार कर गए तो ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी, बॉल की तरह कूदोगे ऊपर नीचे, जीनियस मानोगे, ये सारे रिवॉर्ड्स ही तो हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा अभी है। डी में चल। हाँ पढ़ेंगे। मैंने क्या अभी तक अप्रोप्रिएट लगता है। फील्स दैट, हाँ ये बात भी सही है कि आजकल के जो पेपर्स हैं उसके अंदर आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए अप्रोप्रिएट लग रहा है तो आप बी सी डी नहीं छोड़ सकते, हो सकता है बी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। तो कभी भी ये नहीं होता कि ऑप्शन चूज करो, हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हो सकता है कि चारों सही हो, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो चूज करना। फील्स दैट पोएट्री इज टू ऑब्सक्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर द एवरेज पर्सन टू अप्रिशिएट। ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज पर्सन है उसके बस की बात नहीं है पोएट्री पढ़ना, ऐसा कह रहा है क्या ऑथर। ऐसा तो वो नहीं कह रहा है कि एवरेज पर्सन पढ़ ही नहीं सकता, तो चलो इसको भी काटो। तो ऑप्शन नंबर सी अब तो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइंस। अब ये देखो, ये आपका राइटिंग स्किल्स भी आजकल रीडिंग में घुसा दी है, तो ये तो आपको अपने आप ही करके देखना पड़ेगा। आप करके और अपने अपने आंसर्स मुझे बता दो तो मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या चेंजेस करने से पड़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या है, और घर जाके आज के आज इसको कवर करना, जैसे दो तीन, एक या दो हैं बस राइटिंग के क्वेश्चन, इस पैसे से रिलेटेड बंद करना इसको। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर, पहले तो आप राइटर का टोन बताओगे, भाई किस प्रकार का उसका टोन है। तो इसका टोन पता है कैसा बता सकते हैं अपन, क्रिटिकल या फिर सरकास्टिक। सरकास्टिक समझते हो, सरकास्टिक टोन का मतलब होता है टोंट मारने वाला टोन, मतलब एक तरीके से किसी को बुराई करने वाला टोन, और साथ के साथ उसका सजेशन भी दे देना, तो उसको कहते हैं सरकास्टिक। पहले तो प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम बताना, और बाद में क्या करना, उसी का सॉल्यूशन दे देना। तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है जब भी आपको ऐसा दिखे ना सरकास्टिक टोन, टोन पूछेगा वो एक क्वेश्चन में, सरकास्टिक टोन दे देना। ठीक है। और बिल्कुल ही वो बुराई बुराई कर रहा है तो फिर आप सरकास्टिक मत लगाना, सजेशन भी मिलना चाहिए सरकास्टिक। ठीक है। अब इसमें क्या है, इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड, अगर आपका इंटेंशन रिडल को ही सॉल्व करवाना था तो सुडोकू ही खेल लेते हैं। वन इज लेट टू पॉन्डर, ये लाइन आ रही है उसमें। तो हाँ। इस लाइन से आप क्या समझे, आपको 40 शब्दों में लिखना है आप क्या समझे। कि अगर पोयम पढ़ने में आपको अगर केवल रिडल ही सॉल्व करवानी थी, मतलब अगर आपको हमारे
एक तरीके से भाई हम पोएम क्यों पढ़ते हैं मुझे बताओ? इमोशनली अच्छा फील करने के लिए, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, कविताएं क्यों पढ़ते हैं? लेकिन पोएम पढ़ने के बाद हमको दिल का नहीं दिमाग का सहारा लेना पड़ रहा है, शब्द ही ऐसे दे दिए तूने। तो फिर जब यही करना था तो फिर हटा, कोई दिमाग का ही सवाल दे देता। तो ये वो कहना चाह रहा है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सब अपने अपने दो दो तीन तीन 40 शब्द का मतलब होता है मैक्सिमम 4 लाइन्स, क्योंकि एक लाइन में हम एवरेज 10 शब्द लिखते हैं, गिनने नहीं बैठेगा। ठीक है ना? आपको ऐसे याद रखना है, 40 शब्द मतलब 4 लाइन। तो 4 4 लाइन्स में या 5 भी कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के लाएं, शाम को ही चाहे से आके मुझे मैथ्स की क्लास में बता दें। ठीक है, जैसा आता है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आ जाओ भैया। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजिनरी इन द पैराग्राफ सच एज कर्ल अप इन ए बॉल एंड क्राई एंड जंप अप एंड डाउन विद द जॉय ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर बिकॉज। देखो जो ऑथर ने ये वाला लाइन लिखी है ना, कर्ल अप इन ए बॉल एंड क्राई एंड जंप अप, तो ये रीडर को अफेक्ट करेगी, पढ़ने वाले को अफेक्ट करेगी। क्यों करेगी? ये इसका जवाब दो, क्यों करेगी? एक अच्छा सा रीजन सोचो, सोचो क्यों करेगी। भाई उसने ये लाइन क्यों लिखी थी कि आप पोएट्री पढ़ने के बाद कर्ल अप इन ए बॉल, एक बॉल के अंदर कर्ल करोगे, इधर उधर घूमोगे, रोगे, हंसोगे, कूदोगे, जंप अप करोगे, जंप डाउन करोगे खुशी के मारे। तो ये लाइन जैसे हमने भी पढ़ी थी तो हमको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ था, रीडर को अफेक्ट हुआ था। तो ये लाइन ऑथर ने इसलिए लिखी ताकि पोएट्री के बारे में जो हम इतनी देर से मतलब एक तरीके से ऐसी बातें कर रहे थे कि पोएट जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि पोएट्री तो पढ़नी नहीं चाहिए, एटलीस्ट ऐसा तो फील हो कि पोएट्री से कुछ तो फायदा होता है, कभी कभी खुशी भी महसूस होती है। इसीलिए ऑथर ने ये लाइन इसमें शामिल करी है। ठीक है? और इस लाइन से रीडर अफेक्ट होगा कि वो भी पोएट्री पढ़ने लगे। ओके। द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इस पैसेज में दो शब्द ऐसे हैं इस पैसेज के अंदर के जो एक दूसरे के उल्टे हैं, वो पेयर पहचानना है। जैसे इंट्रीगोइंग और ऑफ पुटिंग एक दूसरे का उल्टा है या नहीं वो चेक करना है, डेसिफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग है या नहीं है, अप्रिशिएट अपलोड है या नहीं है, सिंपल चैलेंजिंग है या नहीं है, इमोशन फीलिंग है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले आओ, डेसिफर करना यानी लेना, इंटरप्रेट करना यानी भी लेना, मीनिंग लेना। तो ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों एंटोनिम नहीं है। अप्रिशिएट करना यानी कि प्रोत्साहित करना, अपलोड यानी शाबाशी देना, ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। सिंपल और चैलेंजिंग एंटोनिम है, सिंपल यानी सरल, चैलेंजिंग यानी कि मुश्किल। इमोशन एंड फीलिंग भी सिनोनिम ही मानो, तो ऑप्शन डी हो सकता है और ऑप्शन ए तो इसका आंसर ही है। ऑप्शन ए में भी इंट्रीगोइंग एंड ऑफ पुटिंग। इंट्रीगोइंग का मतलब होता है कि देखो ऑफ पुटिंग का मतलब समझो पहले। ऑफ पुटिंग का मतलब आप किसी चीज को करते करते अगर आपने छोड़ दिया तो वो होता है ऑफ पुटिंग। मतलब ऐसी चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप छोड़ दो, मतलब त्याग दो, ऑफ पुट कर दो। इंट्रीगोइंग मतलब उसमें लगे रहो। इंट्रीगोइंग मतलब इंटरेस्ट लाने वाली, इंट्रीगोइंग मतलब इंटरेस्ट लाने वाली। ऑफ पुटिंग मतलब देखते ही, उसको देखते ही शक्ल ही ऐसी बन जाए, वो होता है ऑफ पुटिंग। समझ गए? जैसे पेपर उठाया तो या तो मैं इंट्रीगोइंग होऊंगा या मैं ऑफ पुट होऊंगा। इंट्रीगोइंग मतलब इंटरेस्ट लूंगा, ऑफ पुट यानी देखते ही पटक दूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये ऑप्शन चूज करूं ए या, क्योंकि ये भी एंटोनिम है ये भी एंटोनिम है, पर मैं चूज क्या करूंगा? मैं ये करूंगा क्योंकि पैसेज में तो यही दोनों यूज हुए हैं, ये दोनों तो यूज ही नहीं हुए। ठीक है, तो पैसेज के अंदर से छांटने, तो आप देख लेना पैराग्राफ 1 या 2 में इंट्रीगोइंग या ऑफ पुटिंग है। ठीक है ना? आ जाओ। मतलब ये बात तो मैं मतलब ही नहीं बताएंगे, क्लियर कर। हाँ तो फिर अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो वी आर हेयर टू डिस्कस द पेपर, भी पेपर कैसा है उसको कैसे देखना चाहिए। वी आर नॉट हेयर टू टीच यू कंप्लीट वोकेबलरी इन 1 आवर। ठीक है ना? उसके लिए हम थोड़ा ना बैठे हैं। वो तो अब जिसकी जितनी तैयारी है वो उसके भाग्य उसके कर्म उसके साथ हैं। ऑल द बेस्ट है सबको मेरी तरफ से। मैं यहाँ पे केवल पेपर पढ़ने के पैटर्न को डिस्कस करने के लिए आया। मॉडल पेपर में यही कर सकता है टीचर, और उसका मैंने तरीका बताया था पर अब आपने फॉलो नहीं किया, क्या करें बोलो? या तो एक साल वापस कर लो, वापस फॉलो कर लो। आ जाओ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री। हम कह सकते हैं कि ऑथर के बोलने का जो टोन है वो ज्यादा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल यानी शांत हो गया। पहले तो वो उत्तेजित हो रहा था कि ये पोएट ऐसे हैं, हमारे लिए ऐसे शब्द रख देते हैं, हम पढ़ के ही परेशान हो जाते हैं, रिडल सॉल्व करने जैसा। और फिर वो कहीं भी कभी ना कहीं न्यूट्रल भी हुआ। कहते हैं ना किसी को जो भड़क जाता है कहते हैं न्यूट्रल हो जा, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि अपनी ओरिजिनल स्थिति पे वापस आ जा। ठीक है ना? तो जब वियर्ड पोएम्स के बारे में एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोएम, जब अजीब पोएम्स के बारे में बात करी जा रही है तो उसका जो टोन है वो न्यूट्रल है, और बजाय कि दूसरे टाइप की पोएट्री के। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चार वही आपको क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, तो बताओ क्यों हो सकता है उसका टोन ऐसा।
क्योंकि फिर तो बहुत हार्ड आ रहे थे और फिर धीरे धीरे इजी आने लगे। देखो तो मेरे बहुत हिसाब से उसका टोन कुछ पोएट्री की तरफ न्यूट्रल और कुछ पोएट्री की तरफ क्रिटिकल या क्रूशियल इसलिए है क्योंकि वो पढ़ने वाले का पोएट्री के प्रति बिल्कुल हीन भावना भी नहीं क्रिएट करना चाहता। ऑथर क्या चाहता है कि इस पैसेज को पढ़ के पढ़ने वाले को दोनों भावनाएं अंदर रहें, पोएट्स के प्रति थोड़ा सा गुस्सा भी रहे कि क्या करते हैं यार वो लोग, और पोएट्स के प्रति थोड़ा सा ऐसा भी रहे कि यार वो हमको बेनिफिट भी देते हैं। इसीलिए उसने कभी तो क्या करा, न्यूट्रल टोन यूज किया और कभी सरकास्टिक टोन यूज किया। तो ये इसका आंसर लिख सकते हो, बिकॉज द ऑथर डज नॉट वांट ए रीडर टू बी ओनली sarcastic about the poets or to remain only न्यूट्रल अबाउट द पोएट्स। वो दोनों भावनाएं इकट्ठे करना चाहता है, इसीलिए उसने कभी ये वाला टोन अपनाया कभी ये वाला। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आप सब अपना अपना आंसर अलग लिख सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर आंसर हो ही नहीं सकता, जो भी आपको लगे, है ना? ठीक है। इनके ये दो तीन क्वेश्चन जो है इनके आंसर दिखाना मुझे शाम को आज। चालू। ये पेपर है ना, है कि नहीं है? ये ले जाना, पर इसमें तो आंसर्स लिखे हुए हैं फिर मैंने तो ये ले जाना, छोड़ इसको छोड़। हाँ, चलो इधर आओ। बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स, अगेन ये 40 वर्ड्स में लिखने का आ गया। हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू सिटी। ये आप अभी अभी सोच के बताओ मुझे हैंड टू हैंड। पोयम पढ़ने को नए नए शहर को एक्सप्लोर करने जैसा क्यों कह सकते? नए शहर को जब अपन एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो हमारे मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? हमारे मन में डर भी होता है, डर भी होता है ना, हमारे मन में एक्साइटमेंट भी होता है। कोई नई चीज, जैसे कहीं रेस्टोरेंट पहुंच गए तो एक्साइटमेंट भी होता है कि अंदर से ये ख्याल होते हैं, मतलब पजलमेंट होता है कि अच्छा होगा बुरा होगा, महंगा होगा सस्ता होगा, ये कितना सुंदर है, ये कैसा है, अरे ये तो मैंने पहले देखा था। तो पोयम पढ़ते टाइम भी कुछ ऐसा ही होता है, डर भी लगता है पता नहीं क्या है ये, कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी अगली लाइन के बारे में सोचते हैं अच्छी होगी बुरी होगी। तो पोयम पढ़ना और नई सिटी को एक्सप्लोर करना एक ही जैसा है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमको हमारा माइंड ओपन रखना पड़ता है, नई नई चैलेंजेस को इनवाइट करना पड़ता है, आओ मिलो मुझसे मैं आपको टैकल करूंगा, है ना? और हाँ, और पोयम पढ़ना भी ऐसा ही है, अपने आप को आपको ओपन तो रखना पड़ेगा। आप बंद करके और पोएम पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ नहीं सके, अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, आजा देख ले, देख लूंगा तेरे को भी, है ना? ऐसा ओपन माइंडेड रखना पड़ता है दोनों के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि नए सिटी को एक्सप्लोर करना और पोएम पढ़ना एक ही बात है। इसमें भी आप 4 लाइनें लिख के लाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए अभी, है ना? व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हीना, जैसा भी आ रहा है बेटा वहां तो लिखना ही है, हंसने से क्या होगा, वहां तो लिखना ही है। लिखेगा नहीं, लिखोगे, लिखोगे ना? व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हीनास एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग, एक केस दे दिया, उसमें हीना के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। हीना स्पेंड्स आवर्स, हीना घंटों स्पेंड करती है ट्राइंग टू एनालाइज ए पोएम, एक पोएम को एनालाइज करने के लिए वो घंटों स्पेंड कर देती है उसके असाइनमेंट में जो उसको पोएम मिली है। फाइनली फील्स ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड प्राइड वंस शी अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार वो समझ लेती है उस पोएम को, पहले तो घंटों स्पेंड करेगी एक पोएम को समझने में जो भी उसको असाइनमेंट में मिली है, लेकिन जब एक बार वंस शी अंडरस्टैंड, एक बार जब उसको समझ लेगी, तो फाइनली उसको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगा। मतलब कोई काम जैसे अपन पूरा कर देते हैं तो वो फीलिंग होती है कि हाँ फाइनली हो गया, वैसी फीलिंग उसको अकम्पलिशमेंट की होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, हीनास का अनुभव के बारे में 4 ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है आपको, ठीक है? चारों में से कौन सा सही है? ओनली दोस विथ नेचुरल टैलेंट फॉर पोएट्री शुड एंगेज विथ इट, जिनके अंदर नेचुरली टैलेंट है पोएट्री पढ़ने का, उसी को पोएट्री में एंगेज होना चाहिए, उसी को इसका, इससे मतलब बाकियों को तो इसको देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा कह रही है कि हीना, नहीं। हीना का एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है? नहीं, हीना ने घंटों दिए ना पहले, तो अगर वो नेचुरल टैलेंट होता तो घंटों देने की जरूरत होती क्या? मतलब उसमें नेचुरल टैलेंट तो नहीं था, पर उसने प्रयास किया, तो प्रयास करने से सब मिलेगा ऐसा फीलिंग है। तो 4 में से वो ऑप्शन चूज करो जिसमें ऐसा कह रहा हो कि प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब होता है जिद कर लेना या फिर दृढ़ संकल्प कर लेना। मेक्स स्टडिंग पोएट्री ए रिवार्डिंग परस्यूट, अगर आप जिद करके और बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके पोएट्री पढ़ोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये फिर भी हो सकता है ना? आगे, स्टडी ऑफ पोएट्री इज गारंटेड टू इंप्रेस अदर, पोएट्री पढ़ने केवल और केवल अगलों को इंप्रेस करने के लिए होता है, होता भी होगा तो वो नहीं कह रही, उसका एक्सपीरियंस को चेक करना है अपने को, है ना? ये गलत, ये गलत। द एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोएट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवार्ड्स गेन, पोएट्री पढ़ने के जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, उसका उल्टा होता है जो रिवॉर्ड्स मिलता है, गलत। प्रयास अगर अच्छे होंगे तो रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रयास कम है। प्रयास कम है तो रिवॉर्ड्स भी कम मिलेंगे, और प्रयास ज्यादा है तो रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्सली हुआ? ऐसा थोड़ा कि प्रयास ज्यादा कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स कम मिल रहे हैं, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइंस डिस्प्ले एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज डाउनराइट वियर्ड पोएम। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको एक पोएम अलग से दे दी है ना। मतलब अब तक तो पोएम ऐसी होती है, पोएम वैसी होती है, पोएम ये होती है, ये बता रहा है। अब एक्चुअली एक पोएम दे दी, एग्जाम्पल दे दिया कि ये लो साहब पोएम पकड़ो। पोएम के बारे में कह रहे थे ना, पोएम पकड़ो। आप बताओ ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इमोशनल है, इसमें इमोशंस है, या फिर क्या है, डाउनराइट वियर्ड, मतलब डाउनराइट वियर्ड, देखते ही अजीब लग रही है। तो पोयम पढ़ो और चारों अपने अपने भाव प्रकट करो कि आपको ये पोयम कैसी लगी। और सरल सी पोयम है ये। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ए न्यू डे बिगिंस, ए फ्रेश स्टार्ट, सूरज उगता है पूरब में, नया दिन शुरू होता है। फ्रेश स्टार्ट जैसा फीलिंग होता है कि कल जो हुआ भूल जाओ, आज नई बिगिनिंग है। बर्ड्स चिर्प, पक्षियों के चिरपिंग की आवाज आती है, चिरपिंग समझते हो ना, चू 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 करती है जो। नेचर वेक्स अप, प्रकृति उठती है, दिन उगता है। पीसफुल फीलिंग इन माइंड, उस टाइम क्या तो ठंडक महसूस होती है। क्या ये जटिल थी क्या, इसमें कोई भी जटिल वर्ड दिखा तो कॉम्प्लेक्स तो लिखेंगे नहीं। लेकिन इसमें कोई इमोशन भी नहीं था। इमोशन ऐसे होता है जिसको पढ़ के रोना आ जाए, तो रोना थोड़ा आ रहा है। हाँ, इमोशनली चार्ज मतलब इस पोयम में इमोशन चार्ज किया गया है, तो इमोशनली चार्ज भी नहीं है। इमोशनली चार्ज क्या होता है, जिसमें देख के रोंगटे खड़े हो जाए या फिर रोना आ जाए, वो होती है इमोशनली चार्ज। ठीक है ना, जैसे माँ बच्चे की कोई पोयम हो, उसमें इमोशन दिखेगा। पिता बच्चे की कोई पोयम, उसमें इमोशन। भाई बहन की पोयम, उसमें इमोशन दिखेगा। ये होते हैं इमोशन। प्रेमी प्रेमिका की पोयम्स, ठीक है ना, ऐसी भी होती है जिसमें इमोशंस होता है। तो ऐसी कुछ भी नहीं है ये, इट इज ऑल अबाउट नेचर। सो कोई इमोशन नहीं है यहाँ पे, है ना। डाउनराइट वियर्ड, देखने में अजीब थोड़ा ना लगी यार, अच्छी तो लगी, अच्छी लगी, मजा आया। तो ये सिंपल है, पढ़ने में सिंपल लगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल। ये ऑप्शंस हैं। हाँ, डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोयम, भाई इनमें से किस टाइप की ये पोयम है आपको बताना है। डी, है ना। तो ये सिंपल टाइप की पोयम। आप क्या कहोगे कि द फॉलोइंग लाइंस डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल पोयम, ये काट दो। सिंपल, सिंपल वियर्ड नहीं, सिंपल पोयम। दो ऑप्शन एक साथ नहीं चूज करेंगे, सिंपल पोयम। ठीक है बेटा, ऑब्लिक दे रहा है ना, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि आपको इनमें से एक चूज करना है। ऑब्लिक दे रहा है ना बीच में, ठीक है। तो ये डाउनराइट वियर्ड एक अलग ऑप्शन है, फिर कॉमा लगा दिया इसने ना, कॉमा लगा दिया यानी कि ये ऑप्शंस यहाँ खत्म हो गए, अब इसके आगे पोएम लगाना है। तो सिंपल पोएम या कॉम्प्लेक्स पोएम, तो फिर ऑप्शन ऐसे आते हैं, फिर ऑप्शन ऐसे आते हैं। ए, ओनली वन, ठीक है। बी, वन एंड टू, जिसमें दो ऑप्शन चूज करने का स्कोप होता है, उसमें ऑप्शन ऐसे आते हैं। अभी इसमें नहीं है ना, तो यानी एक ही चूज करना है। ठीक है भाई। सो एक पैसेज हमने डिस्कस किया, बट मैं जैसा कि मैंने कहा कि पैसेज मैं आपको 100 भी डिस्कस कराऊंगा तो भी कम पढ़ सकते हैं, और अगर मैं आपको एक करवा दूं तो भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल आपने, आपकी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग से डिपेंड करेगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि आप इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि एक पैसेज आपको शुरू में नहीं समझ आया, लेकिन ठंडे दिमाग से आपने कहा तो आपने कहा ये तो काफी सरल था। तो डिफरेंस कहाँ पे आया, इंटरेस्ट लेने पे। जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो मुश्किल चीज भी, आसान चीज भी मुश्किल लगी, और इंटरेस्ट लेने लगे तो पता चला ये तो काफी इजी और स्ट्रेट अवे पैसेज था। हाँ, कठिन शब्द की बात करें तो अब कठिन शब्द को याद करने का अब तो स्कोप खत्म हो गया है सबके पास। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बहुत सारे पैसेजेस पढ़ के जाएं एग्जाम में, है ना। बहुत सारे का मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट 50 तो पढ़ के जाएं। पढ़ सकते हो कब, एग्जाम, एग्जाम के बीच में भी, बोर्ड एग्जाम्स, एग्जाम के बीच में भी 5-6 दिन का गैप मिलता है यार। तो चार चार दिन का तो मिलेगा। तो आप एक दिन में 10 पैसेज नहीं पढ़ सकते क्या, 10 10 पैसेज एक दिन में पढ़ोगे तो भी 40 हो गए, है ना। तो ये तो करना ही है। उसमें पता है क्या होगा फिर, क्या करोगे, जैसे पैसेज पढ़ रहे हो ना, जैसे ही कठिन शब्द मिला उसका हैंड टू हैंड गूगल किया। तो मान लो ऐसे एक पैसेज में मान लो आपने 10 शब्द इकट्ठे किए, तो 40 पैसेज में कितने हो गए, 400 शब्द। 400 शब्द में से दो तीन तो मिलेंगे, समझते हो इस बात को। तो यही ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्योंकि अब टाइम इतना ही है। अब ये स्मार्ट तरीका होगा करने का, क्योंकि वर्ड्स को डिक्शनरी में से नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, सैंपल पेपर्स में से जो वर्ड्स यूज कर रहा है वो तो कवर करें। ठीक है, तो उसको हैंड टू हैंड गूगल करना, जो भी वर्ड दिखे नहीं आ रहा समझ में, हैंड टू हैंड गूगल करो। हैंड टू हैंड गूगल करके कहीं लिख दो, कहीं लिख दो, और उसकी रीडिंग लगा लो। 10 शब्द भी रोज याद करेंगे तो ऐसे भी 300-400 शब्द हमारे रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन नया नेक्स्ट सैंपल पेपर रखेंगे नेक्स्ट वीक में। इसका, हाँ, सीबीएसई का जो सेकंड पेपर है उसको मेरे को बता देना।
मेरे को पीडीएफ देना, फोटो खींचने से क्या हो गया। मेरे पास ये PDF इसने डाउनलोड करी ना अभी, कितना टाइम लगा। ये तेरे से ज्यादा स्मार्ट है क्या, तो ये कर सकता है, तू नहीं कर सकता है इसमें बेइज्जती मैं किसकी हो बहुत लड़ा क्या। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।